हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को आगे लेके चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने एक क्लास आपको बहुत ही विधिवत तरीके से रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट आपको क्लियर कराए थे। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी हम 4 चैप्टर तक सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर आए हुए रेलवे में जितने भी क्वेश्चन थे, उन 4 चैप्टरों से संभावित क्वेश्चन जितने भी थे, सारे क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन कराया था। यहाँ पे सब टिक किए थे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझा था, ठीक है ना। और फर्स्ट यूनिट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है मेरे दोस्तों। और इस चैप्टर की मतलब इस यूनिट में आपका 5th चैप्टर आपका सेकंड क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है आपका? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को आगे लेके, ठीक है ना। आप जानते हैं कि आपके रेलवे में आपके जिस हमने क्या सीरीज आपकी चली रही है ना फिजिक्स की, तो उसमें ऑलमोस्ट हमने फिजिक्स में आपको 500 से 600 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा रखे हैं और वो आपकी जर्नी चल रही है, ठीक है ना। और आज आपकी ये केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। हमने सोचा कि फिजिक्स के साथ साथ आपका केमिस्ट्री का पोर्शन भी तो उसमें कवर कराया जाए, ठीक है ना। चलो चलते हैं अपने फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 5 का है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। इससे संभावित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे कलेक्शन है। तो आपको सीरियल से सभी क्वेश्चनों को करना है सॉल्व, ठीक है ना। चलो चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिक, अभी आपको बताया जाएगा ना, उसके बारे में पूछा जाएगा कि इन्होंने अपनी अपनी क्या हाइपोथेसिस दी, मतलब क्या अभिधारणा दी, तो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? बताइए कौन से हैं ये। आपको कुछ मतलब के ऑप्शंस दिए गए हैं इन इन साइंटिस्टों के नाम, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप पढ़िए, जोसेफ प्रोउस्ट। हाँ, जोसेफ प्रोउस्ट ने स्थिर अनुपात का निश्चित अनुपात स्थिर अनुपात का निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया, मतलब इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो वो आपके कौन से साइंटिस्ट हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, जोसेफ प्रोउस्ट, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपका 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया बताइए। जॉन डाल्टन, एंटोइन लेवोयजीर, ठीक है ना, बहुत ही विचित्र नाम होते हैं, ठीक है इनके, लेवोयर जियर, ठीक है, या जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, या जेम्स कैजब, या बर्जेलियस, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा सही लग रहा है। कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। समझ पाए ना, जोसेफ जी थे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 38 नंबर क्वेश्चन। क्या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात है, इसके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है इसमें से सही है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलो चलिए बताइए। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। या नेक्स्ट, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी व पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। ये नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन में तत्व, ये करेक्ट लग रहा है, रासायनिक परिवर्तन में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। 100% करेक्ट है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। बहुत ही बेहतरीन सटीक पॉइंट आपको क्लियर करना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 29 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? कौन सा है? यहां से आपको क्लियर होगा, देखिए थोड़ा सा पढ़िए, आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट, हाँ प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। आपको एक ये स्टेटमेंट है, इसको आपको करना है सॉल्व। 2Na+ सॉरी 2Na+Cl2, इसको जब आप हैंडल करेंगे तो 2Na+2Na(Cl), ठीक है ना, दोनों बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है ना, इक्वल दोनों हो जाएंगे। NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करके, अर्थात अनुपात 23:35 और ये 0.5 सदैव निश्चित रहेगा, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो ये आपका सदैव निश्चित रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, यह क्या कहलाएगा? के नियम के साथ सहमत है? किसके नियम के साथ? तो देखिए यहां से थोड़ा सा पढ़िए। निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना, में कार्बन C, ठीक है, कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? C से। और ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है ना, के द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 के अनुपात में ही होता है, ठीक है ना, फिक्स है। नोट, आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपातित ही निश्चित अनुपात का नियत है। तो इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? वो हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना मेरे भाई, लगातार समानुपात, ऑप्शन नंबर सी आपका सॉरी बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 41 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? यहां से देखिए आप करेक्ट कर पाएंगे, रेशियो बताना है, सबसे पहले ये पढ़ ले तो रेशियो आप बता पाएंगे। देखिए अमोनिया, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3, क्या रासायनिक सूत्र जो है आपका वह क्या है? आपका केमिकल फॉर्म में जब इसको लिखेंगे क्या? NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान मतलब मास होगा क्या? द्रव्यमान आधार पर निश्चित स्थिर या निश्चित अनुपात 15:3, कितना? 15:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। ये भी याद रखना, यह एक तीक्ष्ण गंधहीन मतलब गंध और वाली रंगहीन गैस है, गंदी भी है और रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय होती है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14:3 मतलब 14:9, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट आइए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई आपसे CaO में द्रव्यमान में अनुपात मतलब CaO में द्रव्यमान के अनुपात Ca और O का अनुपात, मतलब इसको आप अलग अलग करिए, इसको मतलब कि फैलाइए, एक्सपेंड करिए, फिर बताइए अलग अलग इसका अनुपात, ठीक है ना, क्या होता है? यहां से पढ़िए आपका आ जाएगा CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात जो आप देखेंगे या कितना होता है? 40:16। जब आप इसको हैंडल करेंगे क्या? 14:16, तो आपका ये 5 टाइम में जाएगा और ये 2 टाइम में जाएगा, मतलब 8 से जाएगा, 8 दूनी 16
8 × 5 = 40 सॉरी 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16, ठीक है ना, चला जाएगा 5:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए 5:2 आएगा, 2:5 नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। यहाँ से आपका क्लियर होगा, देखिए किसके रेशियो में उपस्थित होते हैं, 1:8 में होता है, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान में अनुपात कितना होता है, रेशियो 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। जबकि आयतन, अब देखिए यहाँ से पूरा का पूरा लहजा ही बदल गया, पूरा का पूरा, ठीक है। जबकि आयतन के अनुसार, मतलब सॉरी, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, वो होता है आपका 2:1 होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 1:8, ठीक है ना, 1:8, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा अमोनिया में N2, मतलब अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, किसके अनुपात में होते हैं, ये होते हैं आपके अनुपात में 14:3 में होते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके पढ़ते हैं, देखो ये आपका पॉइंट लिखा है। अमोनिया NH3, अमोनिया को किससे डिनोट, मतलब कि लिखने का इसका फॉर्म होता है NH3 में N2 और H2, हाँ मतलब कि N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा कितने 14:3 में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम, यहां से थोड़ा सा आप देखेंगे क्या कि अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रीस्टले, हाँ प्रीस्टले ने खोजा था। किसने, प्रीस्टले, बड़ा ही विचित्र और अजीब सा नाम है, ये ऐसे ही साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। चलो, यह विभिन्न जीव जंतुओं पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी, ठीक है ना, वह ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती थी। ज्वालामुखी की जब प्रक्रिया होती थी ना, ठीक है ना, इसके बाद जो इससे निकलने वाली, जो क्या कह रहा है, वाली जो राख होती थी उसमें पाई जाती थी, ठीक है ना। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेडान बनाने में किया जाता है। कौन सी, रेडान बनाने में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑलरेडी आप करेक्ट कर चुके हैं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इस यूनिट का चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई 6, VI मतलब 6। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, अच्छा कंसेप्ट है, समझते हैं इसके। डाल्टन्स लॉ, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। डाल्टन जी के कुछ थ्योरीज हैं और आपको इन थ्योरीज के बारे में बताना है। कमेंट में आपको मेरे भाई ये भी बताना है कि जो आपका हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है। मैंने क्या कहा, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है, मतलब कि अभिधारणा, किसी की अभिधारणा देना और सिद्धांत के बारे में डिफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आपको बताना है। बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्या, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जनरली आप किसी से पूछ ले तो वो नहीं बता पाएगा, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। फिर से रिकॉल कर रहे हैं, क्या, हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है। चलिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलते हैं इस चैप्टर नंबर 6 में, करते हैं क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मेरे भाई, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर आधारित था, नियम कह रहा है नियत अनुपात या रासायनिक संयोजन या गति का संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण, बताइए क्या है। तो नीचे कुछ आपको पॉइंट लिखाया गया है, वो आपको पढ़ते हैं, ऑलरेडी आप क्लियर कर पाएंगे। डाल्टन का परमाणु
कह रहा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किसमें? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। मतलब परमाणु मतलब एटम कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। ठीक है ना। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। कौन कौन से नियम है? पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड सेकंड है आपका निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक संयोजन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर या नियति अनुपात के नियम पर या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर? बताइए। ऑलरेडी आपने जस्ट अभी पीछे पॉइंट पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। रासायनिक संयोजन के नियम पर, रासायनिक। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? सभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है आपकी द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम या मेरे भाई निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना भाई मेरे, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। एजेंटेड। चलिए ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर बी 100% इसका हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट। चीजों को समझिए और लिंक करिए। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। सही वाला पूछ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं, जो सही होगा उस पर कर देंगे टिक और चलेंगे आगे। पढ़ते हैं सभी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। ये आप रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मतलब पूरा का पूरा एटम बन जाएगा। परमाणु मतलब के अविभाजित होने योग्य होता है, ये आपका नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। सी पर आते हैं समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, रॉन्ग हो जाएगा, अलग नहीं है। परमाणु पदार्थों के अविभाजीकरण है, 100% करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना। जो परमाणु पदार्थों के अविभाजी कण हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना भाई। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? मतलब डाल्टन मतलब परमाणु किसके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा मतलब हाइपोथेसिस इसमें से, कौन सी स्टेटमेंट में से हाइपोथेसिस इसमें इंक्लूड नहीं, मतलब कि कौन सी इसमें निगलेक्ट करती है, इसके समान नहीं है। समझ पाए ना। और आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है, अभिधारणा और थ्योरी सिद्धांत में। चलो बताइए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये बात तो सत्य है, पर इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसके बाद यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये वाला इसके अकॉर्डिंग तो रॉन्ग हो जाएगा। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा रॉन्ग। है तो सही पर इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा।
जो बचा वही आपका आंसर। इसके अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी पदार्थ छोटे कणों में से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन परमाणु का सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, तो वो आपकी अवधारणा ये नहीं है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन जी ने, बोर ने, या गोल्डस्टीन ने, या रदरफोर्ड ने? अच्छा ये बताओ, याद आया कुछ? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हिंदी में जिसे बोलते हैं ना क्या था? बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जानते हैं ना डाल्टन जी हैं, डाल्टन जी के बारे में चर्चा हो रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर परिमाण है? कुछ आपकी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये कुछ आपको पॉइंट पढ़ना है। क्या? डाल्टन ने द्रव्यमान की संरचना का गहन अध्ययन किया। ठीक है ना, डाल्टन जी ने द्रव्यमान की संरचना का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 1803 में मतलब 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद, यहाँ से देखिए परमाणुवाद कहते हैं। इस इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है। ठीक है ना, प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ पाए ना? यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये 1830 ईस्वी में किसने? डाल्टन जी ने किया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, परमाणु अदृश्य कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ से आपको लिंक मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आप मेरे भाई, यहाँ से बताइए 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए, उसके बाद चलते हैं इसका आंसर देते हैं। कह रहा है ब्लैंक, कह रहा ने प्रस्तावित, हाँ, किया था कि प्रत्येक तत्व के में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन जी की बात हो रही है तो डाल्टन जी ही होंगे। पढ़ते हैं थोड़ा। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी और अंग्रेज वैज्ञानिक थे, तो अंग्रेजी बोलेंगे, हाँ चलो, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, एक पर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए इसका। कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी, हाँ, बुनियादी सिद्धांत सिद्धांत प्रदान किया? तो कौन से हो जाएंगे? एंटोनी लेवोजियर, या हो जाएगा डेमोक्रिटिस, हाँ, या हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट, या हो जाएंगे जॉन डाल्टन? बताइए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन जी हो जाएगा या जोसेफ प्राउस्ट? तो जोसेफ प्राउस्ट आपने तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसकी तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया जा रहा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन जी। ठीक है ना, जॉन डाल्टन जी। समझ पाया ना? चीजों को समझते हुए मेरे भाई चलना है आपको। साइड से थोड़ा कट रहा था। चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? सभी स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगाइए कौन सा सही कौन सा रॉन्ग है।
पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट। सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें से कह रहा था, पढ़िए, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो उसके अकॉर्डिंग ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के अकॉर्डिंग नहीं है। बी नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, रॉन्ग, नहीं। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, नहीं। जो बचा वही आंसर क्या है, पढ़ लेते हैं। परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये नेचुरली होता है, समझ पाए, आर्टिफिशियल नहीं होता है। ये था इस क्वेश्चन का आपका सॉल्व करने का तरीका। चलते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पदार्थ की प्रकृति से, कह रहा पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन या जॉन डाल्टन जी, या जॉन मिल्टन जी, या मेल्टन, या आपका लावारी, लावारिस नहीं लिखा है, लावसियर, ठीक है ना, लावसियर ने। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जॉन डाल्टन जी। हाँ, जॉन डाल्टन जी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 56 नंबर क्वेश्चन। उस ब्रिटिश कह रहा उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में, इसके स्थिर सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। कौन सा हुआ? प्रोस्ट जी हैं, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, या लेवोजियर हैं, या आपका जॉन डाल्टन है? तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, हाँ, जॉन डाल्टन जी, करेक्ट ना। चलिए, जॉन डाल्टन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इस यूनिट का चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है नेक्स्ट। वो आपका नेक्स्ट कौन सा है? अगला VII मतलब 7 नंबर। कह रहा है कौन सा चैप्टर है? नेम पढ़ते हैं, अणु ना, अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम, परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। चलो सबके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। मॉलिक्यूल, एटम्स, परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, इनके बारे में चलते हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनको भाई मेरे सॉल्व। चलिए, परमाणु, अणु, एटम, सबको बारे में जानकारी ज्ञान करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किसकी? सबसे पहले पढ़ते हैं यहां से, देखिए किसकी किसकी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सल्फर जो आपका होता है आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं इसमें, ठीक है ना। और जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। कितने? फास्फोरस में आपके कितने? 4 परमाणु होते हैं। तथा आर्गन में और नियान में, आर्गन और नियान में, ये जो आपका आर्गन और जो नियान गैस है ये आपका अक्रिय गैस है, ठीक है ना। क्या है? अक्रिय गैस है, जो कि रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करती, जो कि अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अतः सल्फर में उसके आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या? सल्फर कह रहा है कि अधिकतम होती है, वो आपका हो जाएगा डी। और बताइए जो आपको देखिए आर्गन और नियान थी ना, आर्गन और नियान, ये आपकी देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड, ठीक है ना। आपका SP ब्लॉक जो होता है, आपका पीरियोडिक टेबल किसी दिन बताएंगे, वो आपको बताएंगे SP, D एंड F ब्लॉक जो आपकी आपका पीरियोडिक टेबल में रखने का सोर्स मतलब रख नहीं पा रहे थे, कुछ ज्यादा ही उसमें जगह चाह रही थी, तो उसको लेंथेनाइट और एक्टेनाइट एलिमेंट से उठा के
और जो आपका सीरीज बनी पूरा वो एफ ब्लॉक में उसको पूरा का पूरा दर्शा दिया गया। एस और पी ब्लॉक, ठीक है। एस और जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक से आपका जो बताएंगे सब एलिमेंट किसी दिन पीरियोडिक टेबल लाएंगे, ये अभी खोले नहीं, अभी खोलना नहीं सही है, अलग से वीडियो हम ला देंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको बताएंगे सारे एलिमेंट को याद करना, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, सबकी वैल्यू वेटेज आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। विथ ट्रिक के साथ पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना बता देंगे, कितने एलिमेंट्स होते हैं सबको बता देंगे, उसे याद करने के ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने याद किया था, अभी भी हमको याद है, तो आपको भी याद कराएंगे अगर भूल गए होंगे। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी सल्फर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब, इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है ना। चलो बहुत मजा आएगी, न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आती है। कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन, एल कह रहा है कि Al2, फिर उसके बाद SO4 थ्राइस 3, हाँ इसको पढ़ेंगे Al2 SO4 थ्राइस 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। देखिए इसको करना पड़ेगा सोल्व। एल के दो परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, एल के जो देखो एक परमाणु इसके बाद किसमें, इसके दो परमाणु हैं, तो एल का एक परमाणु का 26.98 होता है, दो परमाणुओं की बात की जा रही है, इसके दो से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 53.96 आ जाएगा। देखो लिखाने में ज्यादा टाइम लगता है, इससे पहले हमने कहा लिखाएंगे फिर बताएंगे, इससे पहले आप प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है ना। पहले से ही तो बस चीजों को समझाना पड़ेगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, जल्दी से जल्दी चलना है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, लिखेंगे फिर समझेंगे। इससे बढ़िया सबसे पहले लिखा हो केवल समझना है, और पॉइंट को मतलब मेन मेन पॉइंट आपको देखना है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसके बाद सल्फर के तीन परमाणुओं का द्रव्यमान, जो सल्फर के एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 32.06, तीन का जब इंटू कराएंगे 96.18 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ऑक्सीजन के 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है आपका 16, 12 से इंटू कराएंगे 192 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे Al2 SO4 थ्राइस 3 का द्रव्यमान जो होगा सभी की वैल्यू को आपको ऐड करना है। जब आप फाइनल ऐड करेंगे, अब मेरी बात समझना मेरे भाई, ये पॉइंट वाली वैल्यू को ऐड करने का मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो ऐड करना है आपको 53 पॉइंट, समझना 53.96 प्लस 96.18 प्लस 192.2। अब मेरी बात समझना, सबको करना ऐड, तो ऐड करने का मेथड ये पता होना चाहिए कि यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, ये भी बात समझना। देखिए पॉइंट के बाद जितने ज्यादा अंक होंगे सबसे, क्या मैंने कहा, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा, अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, फिर रैंडमली और कोई नंबर होता, पॉइंट के बाद आपके होते मान लो 4 अंक, तो ये मेरी बात समझना, जिसमें पॉइंट के बाद ज्यादा अंक होंगे उतना ही ऑप्शन वाला आपका जो होगा वो आपका सही होगा। आप जाएंगे इसी चैनल पे मैथ सेशन में जाएंगे तो आपको आपको डेसिमल कंसेप्ट मिलेगा, तो आप बेसिक कंसेप्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो बस आपको एक पहचान क्लियर करा रहा है कि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे ज्यादा ऑप्शंस में, वही वाला आपका पॉइंट के बाद उतने ही ऑप्शंस वाले आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए तो इंडिविजुअल करेक्ट नहीं कर पा रहे कि पॉइंट के बाद सब में एक एक अंक है, ज्यादा कुछ हाइपर नहीं होना, टू द पॉइंट समझना। देखो बस जब आप सभी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 342.14, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है आपको, क्या ऑक्सीजन का क्या निकालना है, प्रतिशत अनुपात निकालना है। तो आप जानते हैं परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से इंटू करेंगे। चलो तुम अब देखो 192.0 अपॉन 342.14, ठीक है ना। और जब इसका निकालेंगे और परसेंट निकालने के लिए किसी वैल्यू का करा देते हैं 100 में इंटू। अब मेरी बात समझना मेरे भाई, पॉइंट के बाद एक जीरो, और पॉइंट के बाद अब देखो पॉइंट के बाद जब पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो ऐसे समझते हैं, अगर पॉइंट हटा यहाँ से तो एक जीरो नीचे आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉइंट हटा, 2 जीरो ऊपर चले गए, पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे तो जीरो था ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फाइनल जब आप आंसर करेंगे तो आपका 56.12% आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार सल्फर तथा एल्यूमिनियम का प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 56.12, ठीक है ना। तो अप्रोक्स कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, देखो इसमें तो आ रहा है 56.12, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ठीक है ना। 56.12 मतलब 56.1 उसके बाद 2 लिखा है,
चलो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट कर रहा है। जल्दीबाजी में ये मत कर देना, वो तो 57.7 हो जाएगा, वो तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, पर उसके इसके बीच में एरिया में मतलब बीच के दायरे पे आ रहा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट। कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, परमाणु के बारे में सही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपके दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, या वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, या परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, या तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या परमाणु के बारे में सही कथन, किन्हीं भी दो वस्तुओं के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं के परमाणु होते हैं वो समान नहीं हो सकते हैं, वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसार में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। और पढ़ते हैं परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, या एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है ना। ये तो आपको सबके मिली, तो पर करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते, क्योंकि आपका देखिए नहीं पूछा गया था, अगर नहीं ना होता तो फिर आपके बी सी और डी सही होते, पर कह रहा नहीं वाला तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, शब्द परमाणु किसको, शब्द परमाणु को किसने खोजा, डाल्टन जी ने, या कड़ाद ने, या लेवोजियर ने, या डेमोक्रिटस ने। तो यहां से आप पॉइंट पढ़िए, आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो इसको किसने, शब्द परमाणु को किसने खोजा था, वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रिटस ने, ठीक है ना, डेमोक्रिटस ने। बाकी आप पॉइंट पढ़ेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये देखो पढ़ लेते हैं। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ना था, अब बाकी आप पढ़ लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर कौन सा बंध या यौगिक, क्या पूछ रहा, बन जाते हैं, बताइए। अणु बन जाते हैं, या तत्व और मिश्रण, धातु दोनों, या तत्व या मिश्रण। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, केवल अणु बनते हैं। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। एक कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। एक ही तत्व का, ऐसे होगा, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है ना, अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन, या प्रोटॉन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है अणु बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं, तत्व बना सकते हैं, या आयन बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, अणु बनाएंगे, क्या अणु। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित हैं। तो यहां से इसको करना पड़ेगा सॉल्व, सबकी वैल्यू रखो, आ जाएगा आंसर। क्या, कॉपर सल्फेट कार्बन डाई, देखो सॉरी कार्बन डाई, देखो कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4, ठीक है ना, क्या CuSO4 5H2O ठीक है इसे क्यूप्रिक, हाँ इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं, क्या क्यूप्रिक सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है, या कहते हैं कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं, कितने, 5 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट, ठीक है ना, कितने, 5 सल्फेट 5 अणु होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे इसको बताना, वैल्यू बताने, क्या 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, किसमें, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने
परमाणु होते हैं मेरे भाई दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है ना? बताइए, इसको करना पड़ेगा सोल्व। देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का दूसरा नाम क्या होता है? नौसाद है। ठीक है ना? क्या दूसरा नाम है आपका? नौसाद। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का दूसरा नाम जो है क्या है? नौसाद। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। ठीक है ना? जब आप इस रिएक्शन को करेंगे सॉल्व कि क्या है, NH4Cl जब इसको हैंडल करेंगे NH3, ठीक है, NH3 प्लस HCl, ठीक है ना, अलग चला जाएगा, हैंडल हो गई, बैलेंस हो गई दोनों। ठीक है ना? देखो NH4 यहाँ पे था, NH3, ठीक है ना, और देखो देखो NH मतलब N, देखो यहाँ से देखो रिएक्शन सॉल्व करना तो आता है, अब रिएक्शन सॉल्व करना तो आपको यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है ना? कितनी टाइप की होती है रिएक्शन, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो इतना। अब आपको बच्चों तरीके से नहीं, बस चीजें समझो बस। ठीक है, देखो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने? 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो बताइएगा तो किसी दिन रिएक्शन के एक बेसिक क्लास लेके आएंगे, 1 से 1.5 घंटे में, मतलब 2 घंटे में अच्छे से सभी रिएक्शन को सॉल्व करना बताएंगे विद कंसेप्ट के साथ। कोई भी रिएक्शन हो आप दिखते ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए 66 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मानक ताप पर, ताप पर नहीं, ताप और, कह रहा है मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयन लेती है। ठीक है, यह कौन सी गैस है? सी, N और O के परमाणु भार क्रमशः इसके हो जाएंगे कार्बन के 12, और इसके हो जाएंगे आपके 14, और इसके O के हो जाएंगे आपके 16। ठीक है ना? ऑक्सीजन सबकी वैल्यू आपको देखो यहाँ पे फाइंड करनी है। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है वो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है ना मेरे भाई? देखिए समझते हैं। मानक ताप और दाब पर 5.6 लीटर गैस का भार जो होगा वो कितना होगा? 7.5 ग्राम, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है। अतः 1 लीटर गैस का भार जो होता है क्या होता है? बस इसको देखो डिवाइड कर देंगे, 7.5 और 5.6 ग्राम। अब इसको देखेंगे तो पॉइंट पॉइंट पूरा घट जाएगा। अब देखो फाइनल वैल्यू देखो जब आएंगे तो कितना हो जाएगा? 22.14 लीटर गैस का भार। ठीक है ना? 7.5 इंटू 22.4, और जब इसको ये वाला नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 5.6 इज इक्वल टू 30 ग्राम। कैसे निकला देखो यहाँ से? कुछ नहीं, बस देखो पॉइंट की बात दिक्कत आ रही है ना। अब देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हुआ, जब फाइनल देखो इसको, आप पता है एक मैथ में डिजिटल सम नाम का कंसेप्ट भी होता है। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं डिजिटल सम वगैरह कि आप क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन देखो, क्वेश्चन दिए गए उसमें आपको बात, उसमें अगर न्यूमेरिकल टाइप है, कंसेप्ट टाइप है, मैथ वगैरह है। देखो मैथ तो ऐसा है जो कि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ तो घुसा ही देता है, मैथ में तो मैथ आता ही है। ठीक है ना? इसके बाद डिजिटल सम नाम का मैथ का एक कंसेप्ट होता है, कोई चैप्टर नहीं डिजिटल सम, उससे ये पता लगाया सकता है कि कुछ आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा रॉन्ग है, पर सही का पता नहीं लगा पाएगा, वो रॉन्ग कौन सा है वो पता लगा पाएगा। तो एलिमेंट मेथड काम कर जाएंगे तो आप कुछ ऑप्शंस आपके कम हो जाएंगे, तो आप फिर तुक्का भी लगा के सही कर सकते हैं मेरे भाई ना। चलिए देखो इसको जब फाइनल करेंगे तो 30 ग्राम ही आपका निकल के आएगा। दी गई गैस NO का परमाणु जब निकालेंगे तो इसका देखो 14 हो जाएगा, O का 16 हो जाएगा, जब इसको पूरा का ऐड करेंगे 30 ग्राम आ जाएगा। अतः दी गई गैस NO गैस है। क्या है? NO गैस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? जैसे कि आप देख पा रहे हैं A। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर A। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 67 नंबर क्वेश्चन। क्या? 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? बताइए, इनकी सबकी वैल्यू निकालना है आपको। H का जानते हैं आपको कितना होता है, N का भी जानते हैं और O का भी जानते हैं। ठीक है ना? अब पूछ रहा है इसमें से परमाणु संख्या पूछ रहा है। HNO2 का हो जाएगा आपका 4 परमाणु हो जाएंगे इसके जब सॉल्व करेंगे। ठीक है? इसके बाद H2SO4 का निकालेंगे तो 7 परमाणु से निकल के आएंगे। ऐसे जब CO2 का निकालेंगे तो आपका 3 परमाणु निकल के आएंगे। CaOH जब आप ट्वाइस निकालेंगे इसका आ जाएगा आपका
5 परमाणु। अतः स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि क्या है, ए सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इंग्लिश में बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल को एसिड, H2SO4 में सबसे अधिक 7 परमाणु होते हैं या होंगे। इनमें से सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होगी, आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड वगैरह भी हम आपको कभी कभी निकालना बताया करेंगे, एक एसिड लिखेंगे, बाकी उस उन्हीं एसिड से आप कई सारे एसिड निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपका टूटा तो नहीं, चलो चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा वह कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कह रहा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है ना। कैल्शियम किसकी चर्चा की जा रही है आपसे इस समय, कैल्शियम की। तो आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कैल्शियम का कितना होता है आपका 40। पीरियोडिक टेबल याद करिए या तो फिर उसमें देखिए, तो आपका कितना लिखेगा 40, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम का, ठीक है ना, क्या, कैल्शियम का। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना मेरी बात, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, फिर से आपका देखिए न्यूमेरिकल है ये। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। कुछ नहीं, सॉल्व करना है, आ जाएगा। NH4NO3 के जो आप देखिए इसमें वैल्यू निकालेंगे इसकी सबकी, देखो मैं नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद NH4 और NO3 में का कुल अणु द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है, आपको याद करके चलना है, ठीक है ना, ये वाला द्रव्यमान और कुल अणु द्रव्यमान। इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको आ जाएगा 14+14, ठीक है, 14 प्लस इसके जानते 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका 1 होता है जो कि कितने बार 4 बार मल्टीप्लाई, इसका 16 होता है 3 बार मल्टीप्लाई। जब सबके देखो सबकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे, क्या परमाणु द्रव्यमान इसका केवल, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपका 14 आएगा, इसका 14 आएगा, और इसके परमाणु अणु द्रव्यमान जब निकालेंगे तब इसका हो जाएगा 14+4+14+16, 3 टाइम है, 3 से 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप फाइनल सब मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं 100 से कराते हैं इनटू, ठीक है ना भाई। और जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका पूरा, देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसको देखो 28 हो जाएगा ऊपर से, यहाँ से देखो सॉल्व करा है, यहाँ देखो कुछ नहीं, बस देखो 16 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 14 14 28 और 4 इसको जोड़ेंगे, जब फाइनल को जोड़ेंगे तब आपको आ जाएगा ऊपर से देखो 28 आएगा यहाँ से। अब देखो ये हो जाएगा 16 48, 14 दूनी 28, 29 30 31 32, ठीक है ना। अब जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 10 आ जाएगा और 4 4 8 आ जाएगा आपका। उसके बाद है आपका ये देखो आ गया ना पूरा। अब उसके बाद 100, कुछ नहीं, एक जीरो से वही लिखा था ना, बस बच्चों के तरीके से बता रहे थे, अब आपको ऐसे नहीं बताना है। एक जीरो से एक जीरो कटा आपका, ठीक है ना। अब दो से काट दो ये, ठीक है ना, देखो ऐसे काटेंगे, दो से काटा, देखो जीरो तो कट ही गया, आपका है 4 और ये आपका है 14। फिर से भाई एक दो से काट दो तो आपका 2 और ये आपका 7, ठीक है ना। फिर से 2 से काट दो, आपको 5 आया और 7 पना 35% आ गया। बच्चों के तरीके से करना था, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 35%। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, ठीक है ना। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 27.3। सोल्यूशन भी है इसका, चलो सोल्यूशन भी देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ CO2 मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार, ठीक है, C+2। हाँ 2 क्यों करेंगे, क्योंकि O निकला कितने बार, 2 बार है। कार्बन आपको 12 होता है, 2 आप O की वैल्यू होती है आपकी 16, 2 बार 16 से मल्टीप्लाई, 16 48 प्लस 12, हाँ 16 दूनी 32 प्लस 12 कितना ऐड करेंगे 44 आ जाएगा। CO2 में कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है आपका 12, ठीक है ना। इसके बाद देखो अतः CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, बस फाइनल करेंगे 12 इंटू 100 इंटू 44। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.8, 27.8, ठीक है ना। चलो चलते हैं, इसका जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो डी नंबर ही आएगा करेक्ट निकल के, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये आप चाहें तो इसको काट करके देखो, थोड़ा सा बताते हैं काट के, ठीक है ना। बाकी तो आप जानते हैं बहुत ही होनहार छात्र हैं। देखो ये कितने से कटेगा आपका, आधा से कटा 2 बार, ये कितना कट गया आपका 22 से, ठीक है ना। बस ऐसे बता रहे हैं 22 से कट गया, फिर कट रहा है, चलो कट रहा है, इसका 3 से कटा और ये कटा आपका 11 से। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 300, हाँ 300।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 11, 11 दूनी 22, मतलब 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखो 2 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 2 किसका है, आप देखेंगे यहाँ से, तो बस आपको यही टिक कर देना था। स्मार्ट वर्क, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, ये होते एग्जाम टाइम में कम समय में करने का सही तरीका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आपका 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है, ठीक है ना। चलो इसका बताना है आंसर। तो आप जानते हैं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है, आप जानते हैं कितना होता है, 1:1 होता है, रेशियो के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन की प्रतिशतता 1/9 इंटू 100, ठीक है ना। हाइड्रोजन की प्रतिशतता या आपसे निकालेंगे तो 1/9। अब आप जानते हैं कि जब इसको कराएंगे 9 1 जा 9, ठीक है ना, फिर 0 है 9 एकम 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 11 11 बनता चलेगा, 11.11 ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जानते हैं अतः एक अणु जल H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा, 11.11। समझ पाए, बस छोटी सी बेसिक सी चीजें आपको समझना है भाई मेरे, आप तो स्मार्ट हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, परमाणु, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या अणु। बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी अणु है, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट आइए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अणु शब्द में, सॉरी, अणु शब्द से परिचय ब्लैंक द्वारा 1896 मतलब 1896 में आसपास, हाँ आसपास, ये क्या है, आसपास कराया गया था, इसके आसपास कराया गया था, किसके आसपास कराया गया था, जॉन डाल्टन जी के ना, या फिर जोसेफ प्रोस्ट ने, या विल्हेम, ये कुछ देखो नया नाम है, विलियम ओस्टवार्ड ने, ठीक है ना, या महर्षि महर्षि कदान ने, या महर्षि कदान ने। बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नया नाम आया इसीलिए मैंने कहा था यही आपका करेक्ट होगा, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी 100% हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है ना। चलो 73 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, कह रहा है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु या नाभिक। बताइए क्या कहा जाएगा, तो इसका कहा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए अणु, अणु अणु। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को, किसका, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, किसके, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रम या परमाणुकता या संयोजकता। बताइए क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी परमाणुकता होता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, परमाणुकता, करेक्ट, परमाणुकता ही है। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है। अब अणु अणु की बात हो रही तो अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो आप जानते हैं किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिटस ने, किसने, डेमोक्रिटस ने क्या किया था, अणु शब्द का किसने प्रतिपादन किया, आपके डेमोक्रिटस जी हैं, कौन से, डेमोक्रिटस, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक, उसके बाद ब्लैंक को किसी, फिर से ब्लैंक के हिस्से या एक यौगिक के उस, फिर से ब्लैंक, मतलब तीन कोई शब्द है वो कि आपको यहां से करेक्ट सीरीज में लिखना है, अंत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है,
और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाया जा सकता है। देखिए सबको पढ़ते हैं, इसमें से कौन कौन से नाम के अणु तत्व और सबसे छोटा। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अणु तत्व सबसे छोटा। अणु तत्व सबसे छोटा, ये तो आपका कुछ बनना है। के अणु को किसी तत्व के हिस्से में, ऑप्शन नंबर बी आपका देखो करेक्ट लग रहा है। थोड़ा देखो तुक्का भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप तुक्का भी लगा सकते हो कि ए सही होगा, बी सही होगा, या सी या डी वाला। देखिए, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले यहाँ पे आएगा अणु, यहाँ पे आ जाएगा तत्व, और ये आ जाएगा सबसे छोटा। ठीक है ना मेरे भाई, 77 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CaOH2 में OH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। इसके कितने परमाणु मौजूद हैं, 5। ठीक है ना, इस निकालेंगे 16 2 4 16। ठीक है, हाँ देखो 5 ही आएगा इसका। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या आता है, CaOH ट्वाइस है। इसमें कैल्शियम Ca के परमाणु की संख्या होती है आपकी 1। उसके बाद देखो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है आपकी 2। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है आपकी 2। इसके बाद अतः CaOH2 मतलब ट्वाइस अणु में कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी आपकी, देखो 1 2 और इस मतलब 2। ठीक है ना, अब इंक्लूड करेंगे 1 + 2 आ जाएगा आपका फाइनल 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 79 नंबर क्वेश्चन। कह रहा CO2 में C और O2, हाँ मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। किस अनुपात में मौजूद है, अब 3:8 के अनुपात में मौजूद होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए, देखो आप पढ़ भी सकते हैं, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात, C का द्रव्यमान संख्या आपकी 2 होती है, इंटू O का द्रव्यमान संख्या आपकी होती है। देखो जब फाइनल करेंगे 12:2 इंटू 16। 16 क्यों आया, 2 बार है ना, ऑक्सीजन आपका 2। देखो क्या आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका 12 रेशियो, आ जाएगा आपका 16 दूनी 32। ठीक है ना। अब जब किसको काटेंगे 6 से, देखो 6 दूनी 12, 3 से जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो काटने का भी तरीका कुछ नहीं, देखो 12 है, थोड़ा थोड़ा करके काट लो, अगर नहीं कट पा रहा है 16 दूनी 32 आया। ठीक है ना, अगर पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है तो आप देखो कुछ नहीं भाई मेरे, देखो वैसे तो 4 से जा रहा है, अब देखो 4 से जा रहा है। ठीक है, 4 3 12 और 4 8 32। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, 6 से काटो, उसके बाद 16 से काट लो, 3 से काटो, उसके बाद 8 से काट लो, बस कुछ नहीं मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 3:8 आ जाएगा। 8। चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। परमाणुविक संख्या, या आइसोटोप, हाँ या आइसोटोप कहा जाता है, या परमाणुविक द्रव्यमान, या परमाणुविकता कहा जाता है। यहाँ पे आपका आइसोटोप थोड़ा नया कुछ कंसेप्ट मतलब कि शब्द जुड़ा है, तो इस पे थोड़ी चर्चा की जाए। ठीक है ना, चलो तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे, परमाणुविकता कहेंगे। बहुत मजा आई, 80 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हमने, मतलब 80 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। और 1 आवर क्लास भी हो रही है, तो क्या किया जाए, अब कराया जाए तो बंद किया जाए। चलो इसको करते हैं ब्रेक। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 VIII। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट ही चल रही है। चलो भाई मेरे, अब यूनिट 6 नंबर तक हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 8 चैप्टर, जो कि आपको देखिए यहाँ से क्या है, 8 नंबर चैप्टर का क्या नाम है, वो आपका नाम है, यहाँ से देखिए आपकी इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ गए हैं, मोल संकल्पना एवोगाद्रो संख्या। ठीक है,
मोल कंसेप्ट पे कुछ आपको एवोगाद्रो नंबर दिए जाएंगे। इसमें आपके ढेर सारे एग्जाम्पल बनते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। इसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप देखिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शो करेगा। तो वहाँ से आप जाइए और भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आप जितना भी आपको यहाँ कराया जाएगा सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना अजेंटेड? तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो सब कुछ आपको मटेरियल पूरा का यूट्यूब में जितना भी आपको मटेरियल मिलेगा सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो बस आपका काम इतना बनता है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टू द पॉइंट चीज़ों को समझिए। क्लास को आप जरूरी थोड़ा ना आप सीरियस से देखिए, आप स्पीड बढ़ा दीजिए ना। 1.5x में देख लीजिए, से 1.75 में देख लीजिए, या फिर आपको 2x में देख लीजिए। और यूट्यूब में तो और भी रेंज ज़्यादा है इसकी। ठीक है ना? तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, जल्दी से फिनिश करना है। हाँ ठीक है ना? उसके बाद बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्लास को करना है, एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको सारा कुछ पीडीएफ फ्री में वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ओके एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना? चलिए बाय बाय।